हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी अर्थात समता के अधिकार पर। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने अनुच्छेद 14 और 15 पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, देखते हैं इसका पर्पस क्या है। पर्पस टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, ये है पर्पज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाज के पिछड़े और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना, ये उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। As we know, Article 16 of the Constitution of India guarantees equal opportunity in public employment and prohibits discrimination based on certain grounds. It also allows the government to reserve jobs for certain community. देखते हैं कि आर्टिकल 16 की परिभाषा क्या है। तो हमने कहा कि जैसा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की गारंटी करता है और कुछ आधारों पर भेदभाव को रोकता है, भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा ये सरकार को एक निश्चित वर्ग के लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व करने की अनुमति देता है। अब इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। अनुच्छेद 16 मीन्स लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 16 की प्रमुख धाराएं क्या कहती हैं। अनुच्छेद 16 की धारा 1 क्या कहती है।
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की क्षमता होगी। अर्थात राज्य के अधीन जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें सभी नागरिकों को बराबरी का अवसर मिलेगा, ऐसा अनुच्छेद 16 की धारा 1 कहती है। हमारा अगला बिंदु है अनुच्छेद 16 की धारा 2 क्या कहती है। 16 की धारा 2, जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 16 की धारा 2 में उन 7 आधारों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और वो आधार 7 है, और वो आधार 7 हैं। पहला आधार है जाति के आधार पर, दूसरा है धर्म के आधार पर, तीसरा है मूल वंश के आधार पर, चौथा है लिंग के आधार पर, पांचवा है जन्म स्थान के आधार पर, छठा है उद्भव के आधार पर, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एंड सातवां है निवास के आधार पर। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 16 की धारा 2 में 7 आधार बताए गए हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उद्भव के आधार पर और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है अनुच्छेद 16 की धारा 3। वास्तव में अनुच्छेद 16 की धारा 3 अनुच्छेद 16 की धारा 2 का अपवाद है। जहां एक और अनुच्छेद 16 की धारा 2 में यह कहा गया है कि राज्य किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, वहीं अनुच्छेद 16 की धारा 3 ये कहती है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, सन 2012 में 98वां संविधान संशोधन किया गया। 98वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया और कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान करते हुए विशेष शक्तियां प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि कर्नाटक हैदराबाद रीजन में कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां होंगी, विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी ताकि वह अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे सके। और अपने क्षेत्र विशेष के लिए कुछ कार्य कर पाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नाटक हैदराबाद रीजन के अंतर्गत मूल रूप से 4 जिलों का उल्लेख किया गया है। कर्नाटक, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और रायचूर। इन 4 जिलों से संबंधित 4 ये जिले हैं, इनसे संबंधित कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी ताकि वो लोक नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे सके और अपने क्षेत्र विशेष के लिए कुछ कार्य कर सके, तो ये अनुच्छेद 16 की धारा 3 है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा अगला बिंदु है अनुच्छेद 16 की धारा 4। देखिए, अनुच्छेद 16 की धारा 4 वो अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखते हैं कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात इस पर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय राजनीति में 3M का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? दूसरा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है? तीसरा,
मंडल वर्सेस कमंडल क्या है? चौथा, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या हैं? और पांचवा, इंदिरा साहनी वाद क्या है? तो फ्रेंड्स, इस तरीके के तमाम प्रश्न मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 16 पर, 16 की धारा 4 पर। अनुच्छेद 16 की धारा 4 में ये उल्लेख किया गया है, ये उल्लिखित है कि राज्य को अगर ऐसा लगता है कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, अर्थात सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का सरकारी नौकरियों में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो सरकार उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करेगी। अनुच्छेद 16 में रिजर्वेशन, 16 की धारा 4 में रिजर्वेशन से संबंधित चर्चाएं हैं। अब ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, इसलिए हम हर बात को लिख करके नहीं बता सकते, तो आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे रिजर्वेशंस पर। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य को अगर ऐसा लगता है, राज्य को यदि ऐसा लगता है कि सरकारी सेवाओं में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो सरकार उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अब यहां पर मूल प्रश्न ये बनता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं कौन? ये कैसे पता चलेगा? तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने के लिए अनुच्छेद 340 को देखना होगा। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जो यह पता लगाएगा कि हिंदुस्तान में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए
लोग कौन हैं? आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो एक आयोग का गठन करेगा और उस आयोग का यह कार्य होगा कि वो ये पता लगाए कि समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन हैं। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर पिछड़ेपन के केवल दो ही आधार दिए गए हैं, एक सामाजिक पिछड़ापन और एक शैक्षणिक पिछड़ापन। इसके अतिरिक्त किसी अन्य पिछड़ेपन की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है। इसी 340 के तहत 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक काका कालेलकर आयोग बनाया। 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत पहली बार काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। जिसे यह पता लगाना था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन हैं। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा इस आयोग ने यह सिफारिश की कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को लोक नियोजन में आरक्षण दिया जाना तर्कसंगत है, दिया जाना चाहिए। हालांकि ये बात और है कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आयोग ने सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देना सही माना। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। इसके आगे की चर्चा को हम थोड़ा सा ओरली समझने का प्रयास करेंगे, मौखिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे आगे क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि 1953 में जब बाबूजी ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोगों को आरक्षण दिया जाना तर्कसंगत है। हालांकि इस आयोग की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे 1975 की। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 के तहत डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। अर्थात देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। और जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आप जानते हैं कि हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स, केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सारे हमारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। हम अभी इस चर्चा में आगे नहीं जाना चाहते हैं कि कौन कौन से अधिकार सस्पेंड होंगे और कैसे होते हैं। हमें यह मालूम है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है वैसे ही फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो 1975 में जब इंदिरा जी ने यह आपात लगवाया और यह आपात 25 जून 1975 को लगा और 21 महीने यह आपात चला। 21 मार्च 1977 को यह आपातकाल समाप्त किया गया और इस बीच में इंदिरा गांधी जी की इमेज को बहुत ही डेंट पहुंचा और इसका परिणाम यह हुआ, इसकी परिणति यह हुई कि 1977 का चुनाव इंदिरा जी हार गए
और पहली बार देश में एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यानी 1977, डेट होगी 24 मार्च 1977। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इन्हीं के साथ में चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, ये दो उप प्रधानमंत्री बनते हैं। अब जैसे ही मोरारजी देसाई ने कार्यभार संभाला, इन्होंने एक बार पुनः सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक बिहार के बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़े नेता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा आयोग का गठन कर दिया गया। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये बीपी मंडल आयोग का गठन भी अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। बीपी मंडल आयोग ने जनवरी 1979 से अपना कार्य करना शुरू किया और जनवरी 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन दुर्भाग्य है कि तब तक मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं गठबंधन की सरकार थी और कुछ समय पश्चात ही चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच में अनबन होने लगी और चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। जब समर्थन वापस ले लिया, इसके बाद में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार का गठन किया और प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली। हालांकि चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और कुछ एक मुद्दे थे जहां पर वैचारिक मतभेद हो गए कांग्रेस से चौधरी चरण सिंह जी के, और एक बार पुनः चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे और इन्हें एक बात के लिए और भी याद किया जाता है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। जबकि चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया, अर्थात वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और अंत में उन्होंने एक दिन भी लोकसभा का सामना न करते हुए इस्तीफा दे दिया। एक बार पुनः स्थिति असमंजस की बन गई और ऐसे में इंदिरा जी को मुखरता से अपनी बात जनता के सामने रखने का एक मौका मिला और इंदिरा जी जनता के सामने आई और मुखरता से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो कहता है कि इंदिरा को हटाओ, जबकि मैं कहती हूं कि गरीबी हटाओ। अर्थात इंदिरा कहती है कि गरीबी हटाओ जबकि विपक्ष कहता है कि इंदिरा को हटाओ। तो भाइयों, अब आप ही को ये निर्णय लेना है कि आप गरीबी को हटाना चाहते हैं या इंदिरा को हटाना चाहते हैं। इस तरीके के तमाम भावुक भाषणों से इंदिरा जी की एक बार पुनः राजनीति में वापसी होती है और इंदिरा जी 1980 में चुनाव जीतकर आ जाती हैं। इधर 1980 में ही एक घटना और घटित होती है। 1980 का ही काल है। भारतीय राजनीति में एक नई पार्टी उभर कर आती है और उस नई पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में एक नई पार्टी जिसको हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और इंदिरा जी इधर पदभार ग्रहण कर चुकी थी। 1980 में जब इंदिरा जी ने पद संभाला तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बात आई गई होगी। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा जी के अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी और एक बार पुनः राजनीति के क्षेत्र में स्थिति असमंजसता की आ गई। और फिर 1984 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि राजीव गांधी जी एक कमर्शियल पायलट हुआ करते थे, उनकी रुचि राजनीति में बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन समीकरण कुछ ऐसे बने कि उनको राजनीति में आना पड़ा और 1984 में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए 1984 में। और इस 1984 के जो आम चुनाव हुए, इस आम चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली। और फ्रेंड्स, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो 2 सीटें मिली थी,
ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण आडवाणी जीत कर नहीं आए थे। एक सीट मिली थी गुजरात के मेहसाणा से, गुजरात का मेहसाणा है, यहां से जीत कर आए थे ए.के. पटेल, ए.के. पटेल। और दूसरी सीट है आंध्र प्रदेश के हनामकोंडा से, हनामकोंडा, यहां ये आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहां से जीत करके आए थे जंतु पाटिया जंगारेड्डी, सॉरी चंदू पाटिया जंगारेड्डी, चंदू पाटिया यहां से जीत करके आए थे। और इसी आम चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटें मिली। राजीव जी को 414, इसे कहते हैं प्रचंड बहुमत। फ्रेंड्स, 545 में 414 सीटें कांग्रेस जीत करके आई थी। प्रचंड बहुमत के साथ राजीव जी आए थे और उन्होंने सरकार बनाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1984 में राजीव जी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं की सरकार में एक व्यक्ति हुआ करते थे, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें हम बीपी सिंह के नाम से जानते हैं। वो राजीव जी की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। 1988 और 89 का समय आते आते बीपी सिंह ने यह कहना शुरू कर दिया कि राजीव जी की सरकार भ्रष्टाचारी है, अर्थात इसने घोटाला किया है। जब ये बात ज्यादा उग्र होने लगी तो बीपी सिंह जी का मंत्रालय चेंज करके उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। अब बीपी सिंह और मुखरता से बोलने लगे कि असली घोटाला तो रक्षा मंत्रालय में है, क्योंकि उन दिनों राजीव जी ने बोफोर्स तोप खरीदी थी। बोफोर्स तोप इटली से खरीदी थी, और जैसा कि आप जानते हैं इटली से खरीदी थी कि इटली राजीव जी की ससुराल है। तो बीपी सिंह ने ये आरोप लगाया कि जो ये बोफोर्स तोप खरीदी गई है ये एजेंट के माध्यम से खरीदी गई है और राजीव जी की सरकार ने इसकी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा कीमतें अदा की हैं। और इस तरीके से उन्होंने सरकार की जो है बहुत ही कटु आलोचना करना शुरू की। और यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया, अर्थात अलग हो गए कांग्रेस से और अपना एक अलग दल बना लिया जिसे बोलते हैं जनता मोर्चा। ये बीपी सिंह ने बनाया था, बीपी सिंह जनता मोर्चा। बीपी सिंह ने जनता मोर्चा बनाया और 1989 का जब आम चुनाव हुआ, 1989 का जब आम चुनाव, में यही बीजेपी जो 2 सीट पर थी इसे 89 सीटें मिली। और इधर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बीपी सिंह जनता के सामने आए और एक जनता के सामने एक स्लोगन गढ़ा गया, एक नारा गढ़ा गया कि राजा नहीं ये फकीर है, ये देश की तकदीर है। इस तरीके से 1989 के आम चुनाव में जनता मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई और देश के प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात बीपी सिंह बने। लेकिन जैसे ही बीजेपी को 89 सीट्स मिली तो लालकृष्ण आडवाणी ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर हमारी 150 सीटें आ जाएं तो हमें इस बीपी सिंह की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी और तब प्रधानमंत्री भी हमारा अपना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि उनकी 150 सीटें आए कैसे? तो 150 सीटें प्राप्त करने के लिए उन्हें जनता से सीधे संबंध स्थापित करना होगा, सीधे कनेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक एक रथ यात्रा निकाली। और जब ये रथ यात्रा निकाली गई तो आप जानते हैं कि उन दिनों एक माहौल भी बना हुआ था और इस रथ यात्रा के दौरान कई प्रकार के स्लोगन्स, कई प्रकार के नारे गढ़े गए, जैसे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके अलावा
जो राम राज्य की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस तरीके के तमाम नारे गढ़े गए। और सबसे बड़ी बात है, उसी समय टेलीविजन पर रामायण धारावाहिक आ रहा था। इससे जनता के अंदर एक माहौल बना और बीपी सिंह को अपनी जड़ें हिलती हुई महसूस हुई। बीपी सिंह को लगा कि अगर आडवाणी जी का ऐसे ही जनता के साथ कनेक्ट हो गया, धार्मिक आधार पर ऐसे ही जुड़ाव अगर हो गया, तो हमारी सरकार तो गिर जाएगी। तो बीपी सिंह इसी उथल पुथल में बैठे थे। तभी एक बिहार के बड़े ही पॉपुलर नेता हुआ करते थे, शरद यादव। और शरद यादव ने बीपी सिंह जी से कहा कि आपकी अलमारी में मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है बिल्कुल तैयार पड़ी है, आप उनको उठाइए और उसे लागू कर दीजिए, क्योंकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया था। और इस तरीके से अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी गई। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी गई। और जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई, तो आप जानते हो कि ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा जाति को 27% का आरक्षण दिया गया। इसके अलावा एससी जानते हो आप 15% और एसटी 7.5%। ये जो आरक्षण दिया गया था, ये जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया था। अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के द्वारा। इससे हुआ क्या, राजनीतिक घटनाक्रम बदला क्या? घटनाक्रम बदला ये कि जो ओबीसी धर्म के नाम पर, राम के नाम पर जो बीजेपी से कनेक्ट हो रहा था, वो बीजेपी से छिटक गया। उसने कहा नहीं भाई, पहले हम नौकरी लेंगे, बाद में राम की बात करेंगे, मंदिर हम बाद में बना लेंगे, हमें पहले नौकरी चाहिए। तो अब स्थिति क्या बनती है उसको देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देश में 3 धड़े बन गए। एक कांग्रेस, एक है जनता मोर्चा और एक है बीजेपी। देखिए कांग्रेस के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो एससी, एसटी और प्लस अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक अर्थात। और जनता मोर्चा के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो ओबीसी वर्ग आ गया, क्योंकि उसको 27% का रिजर्वेशन दे रही है। और बीजेपी के साथ कौन आया, तो बीजेपी के साथ 3 लोग हैं, तिलक, तराजू और तलवार। तिलक से तात्पर्य है ब्राह्मण, तराजू से तात्पर्य है वैश्य, वनिया, और तलवार से मतलब है ठाकुर अर्थात राजपूत। तो ये देश में ये 3 धड़े बन गए, ये सिचुएशन क्रिएट हुई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब समस्या ये आई कि जैसे ही जनता मोर्चा ने ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया, और इसके बाद में क्या हुआ कि ओबीसी जैसे ही बीजेपी से छिटका, तो बीजेपी ने जनता मोर्चा से अपना समर्थन वापस ले लिया और एक बार फिर प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार गिर गई। और उसी समय एक घटनाक्रम और होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मई 1991 डेट होगी, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और उसी रैली में पहली बार मानव बम के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और उनकी जब निर्मम हत्या हुई, बम ब्लास्ट में 18 लोग ऑन स्पॉट मारे गए, जिसमें राजीव जी के शरीर के चीथड़े उड़ गए। तो फिर से एक बार देश में माहौल बदला, एक सहानुभूति की लहर उठी और कांग्रेस के द्वारा एक फिर स्लोगन गढ़ा गया, सोनिया गांधी को आगे करके एक स्लोगन गढ़ा गया
कि भाइयों के रहते हुए चूड़ियां मेरी टूटी हैं और जालिमों ने श्रृंगार किया मेरा बोटी बोटी है। इस तरीके से एक सहानुभूति की लहर फिर दौड़ी और 1991 में एक बार पुनः पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आएगी। पीवी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस से, और उसी समय वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उस समय देश एकदम कंगाल हो चुका था, भुखमरी की कगार पे आ गया था। हमारे पास देश को संचालित करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जब सरकार ने आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से पैसा मांगा, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको पैसा कैसे दें? पैसा देने के लिए हम आपको पैसा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, आपकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, आप इसको पहले खोलिए तो। और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह एक मॉडल लेकर के आए और उस मॉडल का नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था को उगाड़ने के लिए एक मॉडल लाया गया जिस मॉडल को एलपीजी के नाम से जानते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस मॉडल को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसी मॉडल को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और एक बार फिर कुछ समीकरण सुधरे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। उन्नीस सौ 91 में नरसिम्हा राव की सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। इसके अलावा एक बार पुनः एक पोजीशन देखते हैं। कांग्रेस, देश के 3 धड़े, बीजेपी और जनता मोर्चा। देखिए हम जानते हैं कि जनता मोर्चा जो है वो बात कर रहा है मंडल की, मंडल कमीशन की, जबकि बीजेपी जो बात कर रही है वो मंदिर की बात कर रही है, और कांग्रेस जो बात कर रही है वो मार्केट की बात कर रही है। मार्केट मींस एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये मंडल, मंदिर, मार्केट, इसी को भारतीय राजनीति में 3M का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को, लेकिन एक समस्या फिर खड़ी हुई। बीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% का सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन दिया था, जबकि नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था। इन दोनों ही आरक्षणों को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, अर्थात इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया। अब एक नई समस्या, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन दोनों प्रकार के आरक्षणों को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और अंत में 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, अपना फैसला सुनाया। डेट का क्या होगी? 16 नवंबर 1992। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में जो फैसला दिया उसमें क्या क्या बिंदु थे? तो उसमें बिंदु पहला यह था कि ओबीसी को सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर दिया गया आरक्षण संवैधानिक है। दूसरा बिंदु, आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि हमारे संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का कोई आधार ही नहीं है। हमारे संविधान में केवल दो ही आधार बताए गए, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के। तीसरी बात, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के अंतर्गत जो क्रीमी लेयर है, अर्थात जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। और क्रीमी लेयर को हिंदी में मलाईदार तबका बोलते हैं, अर्थात है तो जाति से ओबीसी लेकिन उनकी वार्षिक इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो उनको आरक्षण के दायरे से बाहर रखना चाहिए। चौथा बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसमें यह था कि किसी भी कीमत पर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगला बिंदु यह था कि जो एससी एसटी हैं, इनको नौकरी में तो आरक्षण दिया जाएगा लेकिन प्रमोशंस, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वर्डिक्ट थे। केस के सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिए इन पर चर्चा मैंने की। स्क्रीनशॉट लेना है तो आगे ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एससी एसटी को नौकरी में तो आरक्षण दिया जाएगा लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तभी 1995 में 77th अमेंडमेंट अर्थात 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया और यह कहा गया कि एससी एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। यानी एससी एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण इसके बाद में एक अमेंडमेंट आया 85वां संविधान संशोधन 2001 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण तो दे सकते हैं लेकिन उसमें आपको वरिष्ठता का ख्याल रखना पड़ेगा, मीन सीनियरिटी को ध्यान में रखकर ही आप आरक्षण दे सकें। इसके अलावा एक और 81वां संविधान संशोधन 2000 में आया और इसमें यह कहा गया बैकलॉग में आरक्षण अर्थात सपोज करिए कि
एससी में 100 सीटें हैं और कोई वैकेंसी आती है उसमें वो 100 सीटें नहीं भर पाए, मान लो 65 या 70 सीटें भर पाए, तो जो 30 से 35 सीटें बची हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। अगली बार जो वैकेंसी आएगी तो उनको उसमें जोड़ दिया जाएगा, इसलिए इसे कैरी फॉरवर्ड का नियम भी कहा जाता है। तो ये अनुच्छेद 16(4) से संबंधित कुछ बातें थी। अब हमारे केवल 2 बिंदु बचे हैं, एक अनुच्छेद 16 की धारा 5 और 16 धारा 6। अनुच्छेद 16 की धारा 5। अनुच्छेद 16 की धारा 5 में किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं से संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से होने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद 16 की धारा 5 है और अंतिम बिंदु है अनुच्छेद 16 की धारा 6। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 2019 में मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया और इसके तहत EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमने अनुच्छेद 16 पर विस्तार से चर्चा की, हर एक पहलू को उजागर किया। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।